ऑनलाइन के औकात offline doesn't do that. Okay, so we started the chapters basic. First day किसी का नहीं है मैच? हाँ क्या नाम बेटा आपका? ऑनलाइन फर्स्ट है या ऑफलाइन में बैठे थे? आप इनमें फर्स्ट है ऑनलाइन में आपका कितना आपका टेस्ट है? और कौन कौन है? 23 फर्स्ट डे 10 के परसेंटेज में थोड़ा सा डिफरेंस आया बोर्ड में, हमें लगता है ये ऑनलाइन के कारण अब 10th वालों का नुकसान हुआ। अगर आप 12th में देखोगे ना तो उनका बहुत बेनिफिट हुआ, उनका ना तो 90 के कोई नीचे बोल ही नहीं रहा है। हुआ क्या, उनका 10th में अच्छा रिजल्ट था तो उनका क्या देखा गया, 10th का देखा गया, 11th का देखा गया और 12th का। और आप लोगों में क्या हुआ, 9th का देखा गया और ऑनलाइन के चक्कर में आप लोगों ने 9th अच्छे से दिया नहीं, मुझे लगता है तो फिर ये नुकसान हो गया। उन्होंने पोर्टल पे डाल दिया, उसके बेस पे उनको चेंज भी नहीं कर पाएंगे तो नुकसान हो गया। मुझे लग रहा है 10th के रिजल्ट में काफी प्रॉब्लम है। 12th में देखोगे तो कोई मतलब एकदम बेकार है तो भी 80 तो होगा ही, ये हालत है। काफी अच्छा परसेंटेज लोग पा गए, मतलब मैक्सिमम 98 99 भी गया है। रिजल्ट नहीं आता कभी पर्सनल लैंग्वेज में तो कम आएगा, इसमें नहीं आता है। बहुत अच्छा परसेंट आ गया। ठीक है, आप लोग थोड़ा मेहनत करो, हो सकता है पता लगा नहीं खुला एक साथ और तो उससे 10th का सहारा रहेगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि 10th का 30% हो वैसे तो नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट मार्च अप्रैल ये सेशन तो जाना ही चाहिए, 11th चला ही जाएगा, मार्च अप्रैल से बेसिक चलेगा। अभी तो कोई बोलता है अगस्त सितंबर मुझे नहीं लगता चांस, जब तक वैक्सीन न लग जाए। ठीक है, तो आप कोई भी एग्जाम बेटा प्लीज सीरियसली लेना, चाहे वो कॉलेज का, चाहे वो यूवी टेस्ट का एग्जाम हो, चाहे एग्जाम को जो भी एग्जाम हो सीरियसली लेना और सीरियसली अटेंड करना। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर तक हमने किया था चैप्टर वी स्टार्टेड ऑलरेडी बेटा, क्लासिफिकेशन हमने कंप्लीट किया है। जस्ट वन लेक्चर आई टेकन फॉर द चैप्टर बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 14 नंबर 14 है 10 14 चैप्टर का नाम है बेटा बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लास्ट लेक्चर में बेटा हमने सिखाया आपको, लास्ट लेक्चर हिडन मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चर फार्मूला, कंडेंस फार्मूला, बॉन्ड लेंथ फार्मूला, ये हमने डिस्कस किया था। ठीक, आज बाद हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक आपको देखो दिया होगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ, देखो बॉन्ड लेंथ फार्मूला हो गया, ए ड्राइंग द मॉलिक्यूल इन 3 डायमेंशंस। ठीक, हम किसी भी स्ट्रक्चर को मॉलिक्यूल को 3D में कैसे ड्रॉ करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक इज ड्राइंग the molecules in 3
डायमेंशन 3D स्ट्रक्चर में किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को कैसे ड्रॉ करते हैं। तो देयर आर टोटल टेबल सबने ले लिया। तो प्लीज आप लेक्चर्स में आप एक सेपरेट नोटबुक रखोगे, दैट इज द क्लास वर्क, और दूसरा आपका टेक्स्ट बुक खरीद लो। अच्छा, जो नए हैं उनके लिए मैं इंट्रोड्यूस आपको करा दूं। आप लोगों ने अपना नाम प्रस्तुत बताया तो मेरा I introduce myself to you. I am Mr. Ranjit Singh. I am teaching chemistry. Mostly here in classes paper 2 by myself and paper 1 by the Himanshu sir. अब paper 2 के साथ ना I am working in this classes from the starting of the class. बच्चे हमें okay, 6, 7, 12 years. I am also working in Thakur College. You know, hope you all know Thakur College, Kandivali, and I am here. I am the HOD, Head of Department of the Chemistry Department in Thakur College. ठाकुर में कुछ एडमिशन का कुछ रहेगा इंटरेस्ट तो बताना। ऑनलाइन वहाँ पे एडमिशन वहाँ पे स्टार्ट भी है, चालू है। आज जाओगे तो आज के डेट में भी आपका साइंस में साइंस कॉमन होगा, ठीक। कभी भी आप जाओ अपना, अगर आप माइनॉरिटी कोटा में हो, माइनॉरिटी कोटा मतलब जिसका मदर टंग हिंदी हो, उनका परसेंटेज कुछ 50% साइंस के लिए, या उसके ऊपर हो तो कंप्यूटर साइंस। तो मोस्टली लोग ट्राई करते हैं साइंस में जाए तो कंप्यूटर साइंस लेना चाहते हैं। कंप्यूटर साइंस थोड़ा परसेंटेज बढ़ाता है। और अगर आप नहीं महाराष्ट्र में, गुजराती है या कुछ और है तो जनरल साइंस का जो है मेरिट 70% कहीं भी एडमिशन आप वहाँ पे है कि जो सीईटी की बात आ रही है, सीईटी भी होगा ना आपका, तो सीईटी कोई भी मार्क्स है, ओनली एलिजिबिलिटी आपका एग्जाम दे रहना चाहिए। एग्जाम दे दोगे तो चलेगा, क्योंकि ऐसा ना हो कि पता लगा एग्जाम नहीं दिया, बोर्ड ने बोला एग्जाम नहीं दिया। तो सीईटी आपको देना ही है, ठीक। आगे और शायद नजदीक में भी कॉलेज में पता लगा शायद वो लोग भी ले रहे होंगे, हो सकता है ना एडमिशन। ये ऑनलाइन का वेट करोगे, मेरे बेनिफिट क्या है, अगर आपने ले लिया तो मेरा लेक्चर भी चालू हो जाता है। कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज चालू करेगा 2 महीना 3 महीना बाद, तो उनका एडमिशन लगेगा 1.5-2 महीने। मेरा एक डिवीजन जैसे और लेक्चर चालू हो जाता है, साइमल्टेनियसली लेक्चर चालू हो जाएगा, उनका एग्जाम भी चालू हो जाएगा, ठीक है। तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर्स। हमने क्यों लिया बेटा कि मोस्टली सारे कॉलेज में पेपर 2 से एक चैप्टर स्टार्ट होता है और पेपर 1 से फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है। तो ओके, ड्राइंग द मॉलिक्यूल इन द 3 डायमेंशन। कोई भी मॉलिक्यूल को हम 3D में कैसे ड्रॉ करेंगे, 2D 3D तो सुना ही होगा आपने। तो 3 डायमेंशन में हाउ कैन वी ड्रॉ द मॉलिक्यूल। तो इसमें टोटल 4 वेज है। एक वेज फार्मूला होगा, दूसरा आपको दिया होगा बेटा फेशियल प्रोजेक्शन फार्मूला, तीसरा आपको दिया होगा न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला, और एक फोर्थ होगा साहस फार्मूला। कौन सा फार्मूला? तो राइट, हेडिंग डालिए पहले, ड्राइंग द मॉलिक्यूल्स इन 3 डायमेंशंस। ठीक है बेटा, चलिए लिखिए इसमें following 4 different methods, following 4 different methods are used to represent 3-dimensional molecule
3-dimensional on the paper, on the paper. तो 4 कौन कौन से पहले उसके नाम लिख लेते हैं सेपरेट. फर्स्ट वेज फार्मूला जो आपको दिया होगा WEDGE, डी इसमें साइलेंट होता है. वेज फार्मूला. सेकंड फिशर FISCHER, फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला. फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला. थर्ड न्यूमैन NEWMAN, न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला. न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला. फोर्थ सॉहर्स फार्मूला SAWHORSE, सॉहर्स फार्मूला. फार्मूले है बेटा जिससे हम ऑर्गेनाइज जो है वेज फार्मूला. अब देखो होता है क्या बेटा, वेज फार्मूला में हम कैसे ड्रॉ करते हैं इसको. इन वेज फार्मूला बेटा कार्बन मीथेन का स्ट्रक्चर सबको मालूम ही होगा. आपने नॉर्मली हम ड्रॉ करते हैं तो क्या लिखते हैं बेटा, कंप्लीट स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो ऐसा लिखते हैं CH4, या नॉर्मली आप CH4 लिखते हो. या आपने स्कूल लेवल पे इसका स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है, टेट्राहेड्रल शेप पढ़ा है आपने, सुना है ना. टेट्राहेड्रल शेप ऑफ द मीथेन मॉलिक्यूल, जिसमें हम बॉन्ड एंगल और सब बताते हैं. बट एक्चुअल में बेटा वो 3D शेप में कैसे दिखता है, कैसे इसको पेपर पे लिखेंगे. अब होता है क्या सब देखो हाइपोथेटिकल, यू नो इलेक्ट्रॉन सुन रहे हैं, प्रोटॉन सुन रहे हैं, ठीक है, हम काउंट भी कर ले रहे हैं 10 इलेक्ट्रॉन 12 15 20 जो भी है. एटम भी देख ले रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट एटम्स हैं, कौन कहाँ घूम रहा है, ब्यूटेन किधर है, पेंटेन किधर है, पता नहीं. ऐसा तो नहीं ब्यूटेन जा रहा है बुलाने, ब्यूटेन इधर है, वी डोंट नो. अब 3D डायमेंशनल में कोई भी स्ट्रक्चर दिखता कैसे, वो एक्सप्लेन कर रहा है. और वो दिखता है तो इसको हम प्लेन पे कैसे लिखेंगे, क्योंकि उसमें कोई फ्रंट पे होता है, कोई बिलो पे होता है, सबके बॉन्ड एंगल डिफरेंट होता है. तो हाउ कैन वी रिप्रेजेंट the molecules on plain paper. तो प्लेन पेपर पे लिखने के लिए उसको हम कैसे ड्रॉ करते हैं बेटा, देखो क्या बात यार, ये कुछ कपड़े मुझे 2 मास्क दिख रहे हैं. अच्छा मैं तो इसी को ले लूं. तो वेज फार्मूला में क्या बोल रहा है बेटा, जो स्ट्रक्चर होता है अल्केन का, मीथेन का, दे कैन बी ड्रॉन बाय द वर्क. 4 बॉन्ड होते हैं. अब वो क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू दैट मीथेन का स्ट्रक्चर CH4 होता है, कार्बन और 4 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं. समझे सेंटर पे कार्बन है. अब इसमें यहाँ पे हमने 4 बॉन्ड बना दिया. ये जो इंडिकेट करता है बेटा, दे आर ऑन द व्हाट, फ्रंट, फ्रंट पे है या अबव. ये जो इंडिकेट करता है क्या है बेटा, बिहाइंड. आप अगर उधर से देख रहे होगे तो आपको पीछे दिख रहा है ना. ये बिहाइंड द प्लेन, किसी को दिख रहा होगा, किसी को दिख भी नहीं रहा होगा. तो ये बिहाइंड द प्लेन जो होता है ये नहीं दिखता अपने को. और ये जो 2 होते हैं बेटा, दे आर ऑन द, क्या होते हैं, तो वेज फार्मूला हमें 3 वे में हम एक्सप्लेन करते हैं. एक आपका अबव द प्लेन से, एक बिलो द प्लेन से, और एक ऑन द प्लेन से. क्लियर. अब इसमें हमें करना क्या होता है बेटा,
ये जो दो सॉलिड लाइन नॉर्मल लाइन जो होती है दे आर रिप्रेजेंटिंग दे आर ऑन द प्लेन, दे आर ऑन द प्लेन। बाकी के जो दो होते हैं बेटा उसमें एक होता है आपका थिक लाइन जिसको हम बोलते हैं सॉलिड वेज। क्या बोलते हैं हम? सॉलिड वेज। सॉलिड वेज जो होता है बेटा इट विल रिप्रेजेंट बॉन्ड प्रोजेक्टिंग अबव द प्लेन या बॉन्ड प्रोजेक्टिंग अप, बॉन्ड प्रोजेक्टिंग फ्रंट ऑफ द प्लेन। क्लियर? तीसरा जो होता है बेटा आपका डैश वेज। वाईफाई का सिग्नल जैसा। क्लियर? इसको हम बोलते हैं डैश वेज। डैश वेज क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा? दे विल रिप्रेजेंटिंग बॉन्ड प्रोजेक्टिंग बिलो द प्लेन। बिलो वाला कौन सा था आपको मालूम है ना? बिलो द प्लेन जो पीछे यहाँ पे होता था, बिहाइंड द प्लेन, ये फ्रंट वाला है। तो फ्रंट वाले को अब पेपर पे तो हम फ्रंट और बिलो दिखा नहीं पाएंगे, पीछे लाइन नहीं दिखा पाएंगे ना, तो उसके लिए हमने क्या किया, बॉन्ड को हम कुछ ऐसा चेंज कर देते हैं साइन। तो जो सॉलिड वेज जो थिक वाला लाइन है वो फ्रंट का है और जो डॉटेड वाला है वो बिहाइंड है, और ये जो दोनों नॉर्मल लाइन है दे आर इंडिकेटिंग दे आर ऑन द प्लेन। आगे चारों का मीनिंग आपको, तीनों का मीनिंग क्लियर हो गया। तो वेज फार्मूले में बेटा जो मॉलिक्यूल है दे कैन बी शोन बाय द व्हाट थ्री लाइंस, वन इज द व्हाट नॉर्मल लाइन, दूसरा सॉलिड वेज और तीसरा डैश। क्लियर? तो राइट, नेक्स्ट लाइन से लिखो, इन वेज फार्मूला in which formula molecule can be represented on plain paper, molecules can be represented on plain paper by representing single bond, representing single bond, single bonds using solid wedge, using solid wedge। जैसे सॉलिड वेज डालते हो ब्रैकेट में ऐसा थिक लाइन वाला जैसे बना दो, इसको आप क्या बताते हो? बोलते हैं बेटा सॉलिड वेज। सॉलिड वेज कॉमा डैश वेज, डैश डैश वेज। डैश वेज कैसा होगा बेटा? ये जो आपका डॉटेड लाइन था डैश वेज हो गया, एंड नॉर्मल लाइन। नॉर्मल लाइन क्या होता है बेटा? जो सीधा बॉन्ड होता है। तो क्या बोल रहा है कि प्लेन पेपर पे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय सिंगल बॉन्ड। वो भी सिंगल बॉन्ड कितने में बेटा? तीन होता है। कौन कौन से? एक सॉलिड वेज, दूसरा डैश वेज, डैश वेज DASHED डैश वेज, और तीसरा क्या है? नॉर्मल लाइन। ये समझ में आ गया सबको? अब हमें बताना है कि ये तीन से हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब अपने को आना चाहिए कि तीनों बॉन्ड का मीनिंग क्या है, तीनों बॉन्ड का मीनिंग क्या है। तो नेक्स्ट लाइन से लिखना, सॉलिड वेज रिप्रेजेंट, सॉलिड वेज रिप्रेजेंट बॉन्ड प्रोजेक्टिंग, bond projecting above the plane, above the plane। अच्छा, above के लिए आपके टेक्स्ट बुक में दो वर्ड और मिल सकता है, बुक में अप भी लिख सकता है, बट बॉन्ड प्रोजेक्टिंग बुक में आप ब्रैकेट में फ्रंट और अप लिख सकते हो आप। क्लियर हो गया चीज? तो सॉलिड वेज क्या इंडिकेट करता है? बॉन्ड projecting above the plane, bond projecting upward of the plane, bond projecting front of the plane। Clear? Next करें से dash wedge represent, अब dash wedge क्या represent करता है?
dash which represent bond projecting below the plane. below the plane का मतलब दूसरा क्या लिख सकते हो below the plane की जगह पे behind the plane, है ना? behind the plane. rear मतलब पीछे, R E A R rear. क्लियर हुआ? उसके बाद नॉर्मल लाइन represent bond on the plane. क्लियर? तीनों का मीनिंग क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट लाइन से लिखना वेज फार्मूला ऑफ मीथेन. वेज फार्मूला ऑफ मीथेन. अब टेक्स्ट बुक में जरूरी नहीं है कि जितना थिक लाइन है उधर ही बनाओ. आपको ये चार याद होने चाहिए कि दो सॉलिड लाइन ड्रॉ करना है और दो कैसा ड्रॉ करना है सॉलिड वेज और एक कैसा होना चाहिए डैश. ये चार दिखने चाहिए. क्लियर हुआ? ड्रॉ कर लो. अब टेक्स्ट बुक में देखोगे तो जहाँ थिक का उधर भी लिख के दिया है कि बॉन्ड प्रोजेक्टिंग अबव द प्लेन. अभी अगर अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी आपने ऊपर लिख दिया है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉलिड वेज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डैश्ड वेज. एक वाले को थोड़ा कलरफुल लगेगा. मार्केट में कलर से मिलते हैं जो आप लोग, है ना? नोटबुक जितना कलरफुल रखोगे, प्रेजेंटेशन जितना आपका अच्छा रहेगा, उतना आपको रिवाइज करने का मन करेगा. घर पे जाके गंदा लिखोगे, पढ़ोगे भी नहीं, एक बार भी नहीं देखोगे. तो प्लीज कलरफुल जितना बना सको नोटबुक अपना. ठीक? रेड पेन मिलती है ना, रेड पेन. नॉर्मली रेड पेन लोग यूज नहीं करने देते बच्चों को, बट मेरे लेक्चर में आप लिखो बता. हेडिंग रेड पेन से कुछ भी हेडिंग हो कलर हो. तो फिशर फॉर्मूला, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, ये भी एक अलग टाइप का है. बोल रहा है कि इसमें हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला कैसे एक्सप्लेन करेंगे. तो फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला जो होता है बेटा, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, पहले समझ लो फिर मैं करा. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द वर्ड टू क्रॉस लाइन. टू क्रॉस. अब इसमें क्रॉस लाइन में अगर समझो दो क्रॉस लाइन बनाते हैं, तो ईच क्रॉस इज रिप्रेजेंटिंग द कार्बन, इज रिप्रेजेंटिंग द कार्बन. तो इसमें हम कार्बन नहीं दिखाते हैं, हम यहाँ पे क्या करते हैं. अब इसमें देखो दो लाइन है, आप एक वर्टिकल लाइन है और एक कौन सा है हॉरिजॉन्टल. ठीक? कौन सी लाइन हॉरिजॉन्टल है, कौन सी वर्टिकल है? जो आपको खड़ी लाइन दिख रही है ना, दैट इज द वर्ड वर्टिकल. और ये जो आपका दैट इज द वर्ड हॉरिजॉन्टल. तो अब इसमें भी एक अबव द प्लेन है और एक क्या है बिलो द प्लेन. तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो जो होता है बेटा, इट विल अबव द प्लेन. वो ऐसा दिखता है कि अबव द प्लेन. और ये जो वर्टिकल है ये क्या इंडिकेट करता है, दे विल बिलो. आपके टेक्स्ट बुक में देखो ड्रॉ किया होगा फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला, और जस्ट उसके राइट में जस्ट उसके राइट में देखो मिला आपको, मिला आपके बुक में पेज नंबर साइड में ऊपर देखो, है ना? उसके बाद में वेज भी दिखा रहा है. अगर आप अभी भूल जाओ तो समझ जाओ.
देखो वेज किधर, सॉलिड वाला वेज किधर दिखा रहा है आपको, हॉरिजॉन्टल में, और डॉटेड वाला जो डैश वाला किधर दिखा रहा है आपको, वर्टिकल। तो यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, डोंट वरी, टेक्स्ट बुक में ये तो किसी के पास। तो अब फेशियल प्रोजेक्शन फार्मूला जो होता है बेटा, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द व्हाट, क्रॉस लाइन, जिसमें वर्टिकल लाइन जो होता है बेटा, दे आर शोइंग द लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस कार्बन चेन, और जो वर्टिकल लाइन है दे विल रिप्रेजेंट द व्हाट, बॉन्ड प्रोजेक्टिंग बिलो द प्लेन। क्लियर? तो चलो लिख लो पहले, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। इन फेशियल प्रोजेक्शन फार्मूला, in Fisher projection formula, structure of molecules can be drawn by two cross lines. Two cross line. Two cross line. Clear? अब उसमें नीचे लिखो. In this formula, vertical line represent bond going below the plane. Bond going below the plane, या bond projecting below the plane. Below plane मतलब behind. दूसरा, and horizontal line represent bond projecting above the plane. Bond projecting above the plane. Clear? Next line say vertical line is longest continuous carbon chain. Vertical line is what? Longest. Vertical line is longest continuous carbon chain. You know, carbon chain. And cross point represent carbon. तो क्रॉस पॉइंट होगा वो सब क्या होंगे बेटा, कार्बन। चलिए देखिए एग्जांपल लिखते हैं। फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला ऑफ लैक्टिक एसिड। फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला ऑफ लैक्टिक एसिड। देखिए बेटा लैक्टिक एसिड का स्ट्रक्चर क्या होता है, आपकी बुक में स्ट्रक्चर तो दिया है बट नाम नहीं दिया है। दिस इज द स्ट्रक्चर CH3CH COOH। क्लियर? लैक्टिक एसिड का स्ट्रक्चर होता है बेटा, कितने कार्बन है इसके बताओ, 3 कार्बन, 1 2 3। क्लियर? तो कितने कार्बन का चेन हुआ, 3 कार्बन का। मिडल वाले कार्बन पे सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच है, तो इसको हम ड्रॉ कैसे करते हैं बेटा, देखो 2 क्रॉस लाइन से इंडिकेट करेंगे। वर्टिकल लाइन जो क्या होता है, लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस चेन, मतलब ये आपका हो गया फर्स्ट कार्बन, ये हो गया आपका सेकेंड कार्बन, और ये हो गया आपका थर्ड कार्बन। फर्स्ट कार्बन क्या बोलो, कार्बोक्सिलिक एसिड, सेकेंड क्या है C, थर्ड क्या है बेटा CH3। अब इस C पे क्या अटैच है, एक EH अटैच है और एक इधर OH दिखा दो, एक साइड में क्या दिखा दो H। तो ये जो फॉर्मूला है क्या है, इसको बोलते हैं हम फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। अच्छा समटाइम्स आपको आता है कि कन्वर्ट द फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला टू वेज फॉर्मूला। अगर इसी का हमें वेज फॉर्मूला ड्रॉ करना है
तो हम क्या करेंगे, ये आपका कार्बन हो गया बराबर। फिर इधर क्या है बेटा, आप मुझे बताओ कौन इसमें अबव द प्लेन होता है, कौन बिलो द प्लेन। वर्टिकल लाइन क्या होता है, बिलो द प्लेन। तो बिलो द प्लेन होगा मतलब क्या होगा, वो डॉटेड लाइन आएगा। देखो आपने बुक में आपको डॉटेड लाइन स्ट्रक्चर ड्रॉ किया होगा, देखो हो गया डन। अब इसके बाद दूसरा जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो क्या होता है, अबव द प्लेन। उसके लिए देखो थिक लाइन दिखा रहा हो, यहाँ पे कौन सा ग्रुप है बेटा, OH। इधर ग्रुप क्या है, H। इधर क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। इधर नीचे क्या है, CH। इसको हम क्या बोलते हैं, वेज फॉर्मूला। आज समझिए, तो एक वेज फार्मूला है और दूसरा क्या है, फिशर। तो वेज को फिशर में कर सकते हो, फिशर को वेज में कर सकते हो। तो वेज करने के लिए आपको डॉटेड और थिक लाइन दिखाना पड़ेगा, बट फिशर के लिए ओनली क्रॉस पॉइंट। समझा, एक वर्टिकल लाइन और एक क्या, हॉरिजॉन्टल। सबमिट कर लो। ये ओनली वन टाइम दिखने वाले प्राणी लोग हैं, इनके बाद इसका रेगुलर कुछ टॉपिक है नहीं, इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड करने वाले हैं। तो ओनली एक छोटा सा टॉपिक था कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को हम कितने टाइप में हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, 3D फॉर्म में, पेपर पे कैसे दिखाते हैं। तो इसका टोटल 4 वेज है, अगर आप देखिए जाए तो इसका पूरा बुक बनता है इसके बेस पे। पर अभी आपको बस इतना ही बताया जा रहा है कि 4 वेज होते हैं, एक वेज टाइप का, दूसरा फिशर टाइप। बस बोलिए थर्ड क्या बताइए। Yes, third is Newman projection formula। ये तो और थोड़ा, इसको हम सर्कल से दिखाते हैं। इथेन का स्ट्रक्चर क्या है, आपको मालूम है इथेन का स्ट्रक्चर CH3 CH3, ये होता है ना इथेन का स्ट्रक्चर। दो कार्बन होते हैं, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, और एक कार्बन पे 3 3 हाइड्रोजन होते हैं। अब इस स्ट्रक्चर को हमें ड्रॉ करना है किसकी वजह से, न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला। अरे न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला क्या होता है, अब इसमें भी दो कार्बन है, तो एक कार्बन क्या होता है, फ्रंट वाला कार्बन, एक कार्बन क्या होता है, बिहाइंड वाला कार्बन। जैसे सपोज इथेन है, मैंने एक बॉन्ड बनाया है, समझो ये कार्बन कार्बन बॉन्ड है, यहाँ इधर 3 हाइड्रोजन है और इधर 3 हाइड्रोजन है, राइट। कार्बन है, 3 हाइड्रोजन और इधर भी 3 हाइड्रोजन, क्लियर हो रहा है।
ये 3 हाइड्रोजन ड्रॉ करती है एक कार्बन पे, फिर ऐसे दूसरा कार्बन होगा वहां पे 3 हाइड्रोजन होगा। अब इनको हमें दिखाना है कि न्यूमैन से कैसे दिखाते हैं। तो न्यूमैन में क्या रहता है, एक क्या रहा है फ्रंट पे आ रहा है और एक क्या रहा है कार्बन बिहाइंड आ रहा है। तो यहाँ पे फ्रंट और बिहाइंड को हम कैसे डिफाइन करते हैं वो देखते हैं। तो बोल रहा है बेटा न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला जो होता है बेटा डिफाइन में ड्रॉन बाय यूजिंग सर्कल। इसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड किससे यूज करते हैं बेटा, सर्कल से। तो बोलोगे सर्कल में कैसे कार्बन कार्बन बॉन्ड, तो इसमें दो जो बॉन्ड होते हैं, जो दो कार्बन एटम होते हैं, एक फ्रंट वाला और एक बिहाइंड वाला, तो जो इसका सेंटर पॉइंट होता है, सेंटर पॉइंट जो होता है बेटा, दे आर इंडिकेटिंग द फ्रंट कार्बन, क्या होता है फ्रंट। और इसके बाहर वाले एरिया को क्या बोलते हैं, सर्कल में इस एरिया को क्या बोलते हैं, सर्कमफेरेंस। और सर्कमफेरेंस जो होता है बेटा, दे आर इंडिकेटिंग द बिहाइंड द कार्बन। क्लियर। तो कार्बन कार्बन बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय द वर्ड सर्कल, where center of the circle is our front carbon and circumference is the word behind. Behind को यहाँ पे वर्ड बोला जाएगा रियर कार्बन। कौन सा कार्बन, पीछे, ठीक है ना, बिहाइंड। अब इसमें हाइड्रोजन दिखाना है, कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है, 3। तो अगर इस सेंटर से जो लाइन ड्रॉ करोगे, एच एच हो गए, कार्बन पे 3 हाइड्रोजन। अब इसके बाद ये जो सर्कमफेरेंस है, इसमें भी तो 3 हाइड्रोजन होंगे। तो सर्कमफेरेंस पे समझो यहाँ आपने ले लिया हाइड्रोजन, एक इधर ले लिया और एक यहाँ ले लिया, हो गया सर्कमफेरेंस। अब बुक में ऐसे ही आपको दो स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे, एक तो थोड़ा जितना मैंने डिस्टेंस लिया उतना दिख रहा होगा और एक नजदीक नजदीक दिख रहा है। और नजदीक वाला स्ट्रक्चर कैसे मिलता है अपने को, अब इस कार्बन पे 3 हाइड्रोजन समझो है, उसको आप रोटेट तो कर सकते हो। एवरी रोटेशन पे अपने को क्या मिलता है बेटा, एक डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर में। तो उसमें दो फॉर्म होते हैं, स्टैगर और एक्लिप्स। दो सब अभी आपको नहीं बताया जाएगा, जो कि है भी नहीं, अभी ज्यादा नहीं बताया जाए, जो जरूरत पड़ेगी वही। तो अब इसको थोड़ा सा अगर समझो बॉन्ड एंगल चेंज करने आते हैं, यहाँ पे कर दो, चेंज किया, इसको लेके यहाँ पे चले जाओगे और यहाँ पे आ जाएगा। देखो यही चेंजेस होगा आपके बुक में, नजदीक नजदीक हो गया होगा, समझा। तो कोई भी एक अपने को ड्रॉ करना, क्लियर हुआ। तो राइट न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला, in Newman projection formula, in Newman projection formula, carbon 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 single bond is represented by a circle, then लिखिए आगे नेक्स्ट टाइम से, center point of circle, center point of circle represent front carbon, front मतलब bond positioning above the plate, clear ना, and circumference and its circumference represent rear carbon, REAR। rear carbon मतलब क्या आ गया, behind the plane, है ना, below the plane, क्लियर हो गया चीज। और हर एक कार्बन पे हाइड्रोजन रोटेट करेंगे, तो ड्रॉ कर लो इसको, लिख लो न्यूमैन एग्जांपल में, न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला इथेन, न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला इथेन।
इथेन। ड्रॉ कर लीजिए इसको, सर्कल बनाइए। सेंटर से जो बॉन्ड दिखाएंगे वो फ्रंट कार्बन है, जो सर्कमफरेंस से दिखाएंगे वो रियर कार्बन। ज्यादा इजी जा रहा है ना, टेंशन नहीं है ना। तो नेक्स्ट सॉहर्स फॉर्मूला। देखो बराबर लिखा हूँ, एच पी है, राइट है। सॉहर्स फॉर्मूला। अब सॉहर्स फॉर्मूला देखो क्या है, ये और इजी है। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? दे आर रिप्रेजेंटिंग बाय द वन स्लैंटिंग लाइन। अब स्लैंटिंग लाइन में दो चीज हो गया, एक कार्बन हो गया और एक इधर हो गया। तो जो लोअर एंड वाला कार्बन है वो क्या होता है आपका फ्रंट कार्बन, CH3 है तो यहाँ पे H होगा 3, ऐसे भी बना लो, हो गया। और जो अपर एंड वाला कार्बन है वो बिहाइंड द कार्बन या रियर कार्बन। तो सारे फॉर्मूलेज में आपको फ्रंट क्या है और रियर क्या है ये अच्छे से याद होना, समझा? तो राइट, इन Sahars formula, a Sahars formula can be represented by a long slanting line, long slanting line. Next line से लिखना इसमें, तो उसमें continue. The lower end of the line, the lower end of the line represent front carbon, represent front carbon, and upper end behind the upper end rear carbon, upper end rear carbon। हो गया? अब देखो समझिए, कार्बन हो गया, अब इसे 3 हाइड्रोजन दिखाना है, दिखा दो। क्या रोटेशन दिखाना है? एक को ऐसा दिखा दो, एक को बराबर ऐसे दिखा दो। ये हो गया H H H PS3 H। इसको भी रोटेशन करके आप अलग स्ट्रक्चर बना सकते हो। बुक में देखो 2 दिया होगा, कोई भी एक रोटेट कर सकते हो। समझे सबको? तो एग्जाम्पल लिख लो, बस इसके बाद लिखिए। तो एग्जाम्पल में Sahars फॉर्मूला ऑफ इथेन। कुछ था डिफिकल्ट का क्या? नहीं था ना, चारों इजी थे। एक था क्या बोलो, वेज, दूसरा क्या था तीसरा तीसरा क्या था, फोर्थ क्या है? अच्छा, वेज में हम क्या करते हैं बेटा? वेज फार्मूले में हम क्या दिखाते हैं? 3 टाइप की बॉन्ड दिखाते हैं। कौन कौन सा? सॉलिड वेज,
एवरेज नॉर्मल। इस सॉलिड में क्या उसमें फ्रंट है बिहाइंड एक ही बार क्या फ्रंट और उसमें डैश वेज क्या और नॉर्मल लाइन क्या। अब हम आते हैं फिशर। फिशर में क्या है भाई फ्रंट कार्बन कौन है क्या फ्रंट या अबव द प्लेन कौन सा है। दो टाइप के लाइन होते हैं एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। तो वर्टिकल क्या है वर्टिकल अबव है वर्टिकल ऐसा समझो ये ना तो एक क्या कर रहे हैं यहाँ पे इसके ऊपर है ना इसका ठीक। तो जो सीधी लाइन जाएगी क्लियर वो क्या बेटा एक प्लेन में ये बिहाइंड द प्लेन है उसके ऊपर हम क्या रखते जा रहे हैं दूसरा मॉलिक्यूल रखते जाएंगे है ना। तो ये आपका क्या हो गया बेटा दैट इज द जो आपका हॉरिजॉन्टल लाइन है दे विल बी व्हाट बॉन्ड प्रोजेक्टिंग अबव क्लियर। और दूसरा क्या होता है आपको न्यूमैन। न्यूमैन में क्या होता है कार्बन कार्बन इज रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल जिसमें सेंटर ऑफ सर्कल क्या होता है फ्रंट कार्बन और सर्कमफेरेंस क्या होता है क्लियर हो गया वेरी गुड। और स्टार्स में क्या करते हैं स्टैंडिंग लाइन जिसमें लोअर एंड क्या होता है फ्रंट अपर एंड क्या होता है सबको समझ में आ गया पक्का। तुम जो चारों फॉर्मूले में फ्रंट क्या आता होगा फ्रंट या अबव फर्स्ट वाले में सॉलिड सॉलिड फर्स्ट वाले में नाम वेज फॉर्म वेज इज द अबव द प्लेन ऑफ फ्रंट। दूसरा फॉर्मूला में जो हॉरिजॉन्टल और फिर न्यूमैन वो सर्कमफेरेंस बिहाइंड द मुझे फ्रंट का चाहिए हाँ तो सेंटर ऑफ द सेंटर और जो इसमें सोहर्स में होता है अब वो लोअर एंड लोअर है अब मुझे सबका रियर का बिहाइंड दिस सॉलिड विच नॉर्मल लाइन या कौन सा डैश वर्टिकल व्हाट इज अपर अपर ठीक है सबको समझा ये हमने कंप्लीट कर लिया बेटा रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मॉलिक्यूल इन डायमेंशनल ऑन द पेपर। अब इसके बाद आता है आपको क्लासिफिकेशन। देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है या आपको एग्जाम में भी आपके इसके क्वेश्चन। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड classification of organic compounds। अब देखो बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको मालूम है आउट ऑफ 118 एलिमेंट 10 एलिमेंट में भी प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन सल्फर और हेलोजन। ठीक ये 10 एलिमेंट ही होते हैं बट ये 10 एलिमेंट मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते हैं। अब उनको हमें कैसे पढ़ना है सिस्टमेटिक वे में to study the organic compound in systematic way we are going to classify
तो हम दो पार्ट में ऑर्गेनिक के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो दो पार्ट में होते हैं। जैसे मिथाइल अल्कोहल का अगर हम स्ट्रक्चर ले, ओनली OH ले तो भी कंपाउंड कंप्लीट नहीं होगा, ओनली CH3 ले तो भी ये कोई कंपाउंड नहीं। तो जो कंपाउंड होते हैं वो स्ट्रक्चर दो पार्ट में होते हैं। एक जो होता है वो कार्बन का स्केलेटन, कार्बन का जो चेन होता है, और दूसरा जो होता है फंक्शनल। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है बेटा वो दो पार्ट में, दो बेस में क्लासिफाई करते हैं। एक स्केलेटन के बेस पे और दूसरा फंक्शनल ग्रुप के बेस पे। ठीक, तो देयर आर टू वेज टू क्लासिफाई। तो राइट, organic compound can be classified, organic compound can be classified, organic compound can be classified by following two methods, by following two methods, two ways. नोटबुक नहीं लाया हुआ कोई तो पेज मांग लो, पेज मांग लो, पेन मांग लो। कैसा फीलिंग आ रहा है मैं स्वामी विवेकानंद जी हूँ, ऐसे नहीं आ रहा है? स्वामी विवेकानंद जी ऐसे रहते थे, सुन लेते थे उनको याद हो जाता, या बुक जो एक बार रीड कर लियो पढ़ के फेंक देते थे या हटा देते थे, उनको जरूरत नहीं पड़ती थी। और आपके साथ ऐसा हो कि आपने एक बार सुन लिया सब ध्यान, तो आप धरती पे बहुत ऐसा होता है कि आप एक बार सुन लिया याद हो जाता है, नहीं ना? लिखते हैं तो भी नहीं याद होता, 5 बार पढ़ते तो भी नहीं होता, फिर एग्जाम के टाइम में लिखना पड़ता होता है ना। तो 3 बार तो मैंने आपको भी बोला ऐसा पढ़ने, कैसे? एक बार जब आया करो लेक्चर में तो पढ़ के आया करो, सर क्या सिखाने वाले हैं, थोड़ा पढ़ के आओगे तो आपको और अच्छा समझे, क्योंकि बुक में ऐसा कुछ लैंग्वेज फॉरेनर वाला है नहीं जो आपको ना समझे। सिंपल लाइन वही है जो मैं भी बोलता हूँ, पढ़ के थोड़ा आओगे, आप हर एक लाइन पढ़े रहोगे ना खुद पे, मैं एक्सप्लेन कर रहा, हो सकता है कोई लाइन छूट जाए मेरे से। तो अगर कोई ऐसी लाइन हो जो आपको नहीं समझ में आया और मैंने भी एक्सप्लेन करके नई वर्ड यूज किया, तो एटलीस्ट वो मार्क्स किए रहोगे ना पहले पढ़ते हो, तो मुझे आप लेक्चर में पूछ सकते थे इसका मीनिंग क्या, मेरी मजबूरी मैंने वो बता दी तब मैं आगे बढ़ा। क्लियर? तो और लेक्चर में आपका लिंक बना रहेगा, क्योंकि आपको मालूम है इसके बाद सर ये बताएंगे, इसके बाद ये बताएंगे। तो एक तो आपको सेकंड टाइम होगा क्योंकि आप फर्स्ट टाइम खुद से पढ़े हो, सेकंड टाइम मैं करा रहा, रिवाइज हो रहा है। फिर आप एक बार जाके रिवाइज कर दिया करो जो करने से कहा है, 3 बार कर दिया तो आराम से आपका वो चैप्टर प्रिपेयर्ड हो गया, मतलब एक बार आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब बचा काम लर्निंग का, तो हो जाता है। कंसेप्ट नहीं रहता है ना तो लर्निंग भी नहीं होता है ना। अभी मैं आपको डायरेक्ट एग्जाम 11th का बोलूं कि 11th का एग्जाम है और टेक्स्ट बुक है, चलो एग्जाम दो, दे पाओगे? बुक है तो भी नहीं दे पाओगे, कहाँ ढूंढोगे कौन सा रिएक्शन क्या, एक बार पढ़े रहोगे तब ना। आप सोचो ना कि अभी टेस्ट होता है तो एक ही चैप्टर का होता है, बट एग्जाम के टाइम पूरा फुल बुक का होता है, इवन डेज भी गैप नहीं होते हैं। आज मैथ है तो दूसरे दिन साइंस है, फिर इंग्लिश है, हर दिन आप देते हो, और वही एक दिन में आप 4-6 घंटे में पूरा बुक पढ़ डालते हो। क्यों पढ़ डालते हो? क्योंकि पीछे आपने पूरी साल उसको पढ़ा है, इसलिए आपको 4 घंटे में हो जाता है, पहली बार 4 घंटे में नहीं होता, समझा? तो जितना पढ़ोगे उतना आपके लिए इजी होता जाएगा, और ये पढ़ोगे तभी तो आगे कुछ और बुक उठाओगे, थोड़ा रेफरेंस बुक। ये तो सबसे सिंपल बुक है पूरे स्टेट की, पूरे कंट्री की, आपके स्टेट की जो टेक्स्ट बुक है सबसे इजी है। ठीक है, ये थोड़ा सा पढ़ोगे तो आगे का और कुछ सोचोगे ना, जेईई के लिए, मेंस के लिए कुछ थोड़ा करना है ना, थोड़ा स्टैंडर्ड बुक फिर पढ़ोगे। और सिंपल सी बात है, बचपन से सिखाया गई रहती है, इस लाइन को अगर छोटी बनानी है तो हम क्या करते हैं, एक बड़ी लाइन बना दो बिना रब किए उसको,
तो सिंपल सी बात है, एक बड़ा बुक रेफरेंस बुक जब पढ़ोगे तो छोटी बुक अपने आप आपके लिए हो जाएगी और ये इजी हो जाएगी। बोलोगे यार इसमें तो कुछ है ही, और इसी को बड़ा मान के चलोगे, करते रहोगे। ठीक है, तो दो वेज में हम इसको क्लासिफाई करते हैं बेटा। तो फर्स्ट लिखो, ऑन बेसिस ऑफ कार्बन स्केलेटन, कार्बन स्केलेटन, SKELETON, ओके। स्केलेटन ब्रैकेट में स्ट्रक्चर भी लिख सकते हैं, ब्रैकेट में ही स्ट्रक्चर। तो स्केलेटन के बेस पे करो तो क्या बोलो, स्ट्रक्चर के बेस पे। दूसरा, ऑन बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, ऑन बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो हम दो टाइप से क्लासिफाई करते हैं, फंक्शनल ग्रुप, FUNCTIONAL, सुने होंगे ना फंक्शनल ग्रुप, ऑन बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। हम दो टाइप से क्लासिफाई करते हैं। अभी हमें कौन सा सीखना है, फर्स्ट, फिर सेकंड। तो चलिए, फर्स्ट, ऑन बेसिस ऑफ कार्बन स्केलेटन, दो वेज में हम क्लासिफाई करेंगे आपके। एक तो हम इसका फ्लो चार्ट देंगे, उसी में आपको एग्जांपल सिखा देंगे और डेफिनेशन एक्सप्लेन कर दूंगा। दूसरा ये होता है कि आप पैराग्राफ में सारे क्लासिफिकेशन लिखो, एक का हेडिंग का एग्जांपल, फिर हेडिंग, फिर उसका एग्जांपल। ठीक, तो फ्लो चार्ट में पहले मैं एक्सप्लेन करता हूँ, आई थिंक आपको यहाँ पे सब समझ में आ जाएगा। टेक्स्ट बुक में आप दोनों चीज देखते रहो, इसका फ्लो चार्ट भी देखो दिया हुआ है, दिया है ना आपको, पेज नंबर कुछ एक आपको बेटा, जहाँ पे बुक नहीं उधर देते ना, कुछ का काम हो जाए लोगों को। इधर है, बुक नहीं है, वो बेंच पे नहीं है, एक दे दो, तुम लोग दे दो एक। अच्छा, आप लोग 4 लोग हो, हाँ, ये दे दो जिसका भला हो जाए। और कुछ है कहीं, आप लोगों में कहीं नहीं है, एक ही जगह बैठ जाओ ना, तो सब दोनों भी गायब हो। टेंशन मत लो, मैं सिखा रहा हूं। चलो, ऑन बेसिस ऑफ कार्बन स्केलेटन। ठीक, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होगा बेटा, देखो, ऑर्गेनिक कंपाउंड, they can be classified first in two types. कितने टाइप्स, इधर 2 टाइप में, एक ए लिख रहा हूं, इधर एक लिख रहा हूं बी। ठीक है, ए जो है बेटा, दिस इज ओपन चेन कंपाउंड। दूसरा जो है बेटा, क्लोज चेन कंपाउंड, को COMP लिखो चलेगा ना, ओपन चेन, क्लोज। ओपन चेन क्या, जिसमें the organic compound in which carbon atoms are linked together by long chain या ब्रांच चेन, मतलब जिसमें एंड कार्बन अटैच नहीं हो, और अगर जैसे ये 3 कार्बन लिया और इधर अटैच कर, ये रिंग हो गया, साइकिल बन गया। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच कार्बन आइटम्स आर लिंक्ड टुगेदर टू फॉर्म द रिंग, दैट इज कॉल्ड एज क्लोज चेन कंपाउंड, एंड विच इज फॉर्म द व्हाट, ओपन चेन, दैट इज कॉल्ड एज द ओपन चेन कंपाउंड। अब ओपन चेन कंपाउंड या क्लोज चेन कंपाउंड का दूसरा नाम दिया गया साइक्लिक और रिंग कंपाउंड। जो रिंग बनाता है उसको रिंग कंपाउंड, और जो ओपन चेन साइक्लिक, इसको हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, दूसरा नाम असाइक्लिक, असाइक्लिक कंपाउंड, या इसका एक और नाम देखो दिया होगा एलिफेटिक,
अब ए ज्यादा डिवाइड नहीं किया, इसको तो हम फंक्शनल ग्रुप के बेस पे क्लासिफाई, क्लासिफिकेशन आपको देखोगे हर बुक में इसको ही डिटेल में किया। अब ये देखो, इसको हमें क्लासिफाई करना है, काम करना है नहीं इसका, तो मैं यहाँ पे खींच लेता हूँ। ठीक, अब ये जो है फर्दर दो टाइप में क्लासिफाई किया गया। एक का नाम दे रहा है बेटा, इधर फर्स्ट नंबर लिख दे रहा है, इधर सेकंड नंबर, होमोसाइक्लिक कंपाउंड। होमोसाइक्लिक कंपाउंड, या इसका दूसरा नाम दिया है बेटा कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड। होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड। दूसरे का नाम दे रहा है बेटा हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। अब हेट्रो और होमो का डेफिनेशन को अच्छे से समझ, दोनों क्लोज चेन कंपाउंड है। द क्लोज चेन कंपाउंड इन विच रिंग कंटेन ओनली कार्बन एटम। रिंग में ओनली क्या है, कार्बन। ये स्ट्रक्चर होता है बॉन्ड लाइन में डायरेक्ट किसी ड्रॉ करते, ये सब क्या रिप्रेजेंट करते हैं, कार्बन। तो रिंग कंटेन इफ ओनली कार्बन, दैट इज कॉल्ड एज द होमोसाइक्लिक। सिंस रिंग में ओनली कार्बन होता है, इसलिए इसका नाम पड़ा कार्बोसाइक्लिक। तो मैं यहाँ पे आपको डेफिनेशन एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एग्जांपल दे रहा हूँ। डेफिनेशन आपकी बुक में है, चाहे तो आप बाद में सेपरेट पैराग्राफ बना के सब लिखते जाओ। ये दो टाइप का, आप इसका डेफिनेशन एग्जांपल भी, इसका डेफिनेशन एग्जांपल। तो क्लियर हुआ होमोसाइक्लिक क्या होता है। हेट्रोसाइक्लिक क्या बोल रहा है कि समझो रिंग है कार्बन का, but they contain one heteroatom। हेट्रोएटम क्या हो सकता है, कार्बन को छोड़ के नाइट्रोजन आ गया, फास्फोरस आ गया, सल्फर आ गया, ऑक्सीजन आ गया, ब्रोमीन, कुछ भी आ गया, कोई हेट्रोएटम एक्सेप्ट कार्बन जो है यहाँ पे सब कार्बन हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी सब क्या है, हेट्रोएटम। क्लियर। If any this ring contain at least one heteroatom known as a what, heterocyclic compound। आगे समझिए, ये हो गया होमोसाइक्लिक और ये हो गया हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। अब होमोसाइक्लिक जो कार्बोसाइक्लिक है, दे आर फर्दर क्लासिफाइड। अब नीचे जो है एग्जांपल इसका भी हो। अब इसमें दो पार्ट में इसको वापस क्लासिफाई किया है। फर्स्ट एलिसाइक्लिक कंपाउंड और दूसरा एरोमेटिक कंपाउंड। चलो पहले हम एलिसाइक्लिक समझ लेते हैं। एलिसाइक्लिक कंपाउंड क्या होता है बेटा, दे रिंग रहेगा, ओपन चेन रहेगा, बट दे डू नॉट कंटेन अल्टरनेट सिंगल। बेंजीन का स्ट्रक्चर जानते हैं आप, उसमें देखते हैं डबल बॉन्ड 3 बार होता है, अल्टरनेट डबल बॉन्ड, डबल सिंगल ऐसा होता है। तो जहां पे अल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड होता है उसको बोलते हैं, और जहां पे अल्टरनेट डबल सिंगल नहीं होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एलिसाइक्लिक। ओनली सिंगल बॉन्ड हो सकता है या ओनली डबल बॉन्ड होगा तो एक ही बार होगा। जैसे एग्जांपल, इसमें कंफर्टेबल हो आप लोग, बॉन्ड लाइन फॉर्मूले में, स्ट्रक्चर फॉर्मूले में। बॉन्ड लाइन फॉर्मूला चलेगा, देखो फर्स्ट एग्जांपल। अच्छा, जिसने नहीं किया है स्ट्रक्चर फॉर्मूला हम के लिए ड्रॉ करता हूँ। ये आपको रिंग दिख रहा है बेटा, 6 कार्बन का रिंग है। इसका स्ट्रक्चर जब ड्रॉ करते हो तो कैसे बनाते हो, ये 6 कार्बन है, देखो 6 कार्बन है, ये वाला सबका वैलेंसी कंप्लीट करते हो, इधर कितना आएगा, CH2 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 CH2। देख रहे हो रिंग में ओनली कार्बन है,
रिंग में ओनली कार्बन है, दैट साइड इज कॉल्ड एज होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक। रिंग में ओनली सिंगल बॉन्ड है, दैट साइड इज द व्हाट एलिसाइक्लिक। समझा? इसका नाम क्या होता है बेटा? दिस इज कॉल्ड एज साइक्लोहेक्सेन। ठीक, सेकेंड एग्जांपल, रिंग लिया बट रिंग में क्या किया, एक डबल बॉन्ड भी बना, बट अल्टरनेट डबल सिंगल नहीं हो रहा, एक ही बार डबल बॉन्ड, तो इसका नाम होता है साइक्लोहेक्स ई, डबल बॉन्ड है। थर्ड, इसका नाम बोलो क्या होगा? साइक्लो, 4 कार्बन है ल्यूकेन। तो ये सब एग्जांपल किसके हैं? अब एग्जाम में जैसे क्वेश्चन आया, व्हाट इज द एलिसाइक्लिक कंपाउंड, गिव एग्जांपल, या व्हाट इज द होमोसाइक्लिक, गिव एग्जांपल, ऐसे एमसीक्यूज में आ गया। साइक्लोहेक्सेन इज एग्जांपल ऑफ, ऑप्शन में आपको होमोसाइक्लिक, हेटेरोसाइक्लिक, किससे बात करोगे? क्यों होमोसाइक्लिक का बता रहे हैं? क्योंकि रिंग में ओनली क्या है, कार्बन। आपने इसका डेफिनेशन क्या देखा? रिंग कंटेन ओनली कार्बन, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज होमोसाइक्लिक। बराबर। हेटेरोसाइक्लिक का क्या लिखते हो बेटा? रिंग कंटेन at least one heteroatom। हेटेरोएटम क्या कह सकते हैं? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर, या जो भी है। समझा आपको जी? अब हम इसमें एरोमेटिक में आते हैं। अभी जो एरोमेटिक है, बोल रहे हैं दे कंटेन अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड, बट बोल रहे हैं दिस एरोमेटिक कंपाउंड जो होता है दे आर फर्दर डिवाइडेड टू पार्ट, दे कैन फर्दर क्लासिफाई। फर्दर क्लासिफाई, इसको एक को बोल रहा होगा बेटा एक को बोल रहा है बेंजेनाइड, बेंजेनाइड, और दूसरा बोल रहा है नॉन बेंजेनाइड। बेंजेनाइड का मतलब होता है बेटा विच कंटेन एरोमेटिक कंपाउंड विच कंटेन एट लीस्ट वन बेंजीन रिंग, जिसमें कम से कम एक बेंजीन रिंग हो, उसको क्या बोलते हैं? बेंजेनाइड। बेंजीन का स्ट्रक्चर सबको मालूम ही होगा, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। जिसमें एटलीस्ट एक बेंजीन हो, मतलब 6 कार्बन का चेन हो, उसको हम बोलते हैं बेंजेनाइड। और जो 6 कार्बन का चेन नहीं हो, जैसे 7 कार्बन का हो, 8 कार्बन का हो, 5 कार्बन का चेन हो, 3 कार्बन का चेन हो, तो उसको क्या बोलेंगे? नॉन बेंजेनाइड बोलेंगे आप, नॉन। अब बेंजेनाइड के कुछ एग्जांपल आपने लिया। फर्स्ट एग्जांपल क्या नाम है इसका बेटा? बेंजीन। दूसरा एग्जांपल लिया, ये 2 बेंजीन रिंग, एक बेंजीन होगा तो भी बोलेंगे बेंजीन, 2 रहेगा तो भी, 3 रहेगा तो भी। इसका नाम होता है बेटा मैथिलीन। क्या बोलते हैं इसको हम? मैथिलीन। सुनो, वॉशरूम में व्हाइट कलर जो होता है ना, टेबलेट से रखा रहता है मैथाबॉल, तो उसको क्या बोलते हैं? हम मैथिलीन। थर्ड, रिंग हो और उसमें फंक्शनल ग्रुप समझो OH अटैच हो, इसको बोलते हैं बेटा हम फिनॉल। क्या बोलते हैं? फिनॉल। अब आप बोलोगे सर तो हेटेरोएटम है, बट हेटेरोएटम और रिंग में नहीं है। फिनॉल का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हो, ये कितने कार्बन हो गए बेटा? 6 कार्बन का चेन। आप देखो OH ऊपर अटैच किया, रिंग में नहीं किया। जब वैलेंसी कंप्लीट करते हो तो यहाँ पे क्या आता है? CH, डबल बॉन्ड है ना, CH 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 CH,
तो O जो है आपका रिंग के बाहर है। मैंने क्या लिखा है, रिंग कंटेन कार्बन, दैट इज होमो। इफ रिंग कंटेन एटलीस्ट वन हेटेरोएटम, दैट इज अ हेटेरो। बट रिंग में थोड़ा है वो, रिंग में रहता तब वो हेटेरो बोल देते। अब समझ में आया आपको जी, एग्जांपल क्लियर हो गया। अब हम आते हैं इसके नॉन बेंजोनाइट। नॉन बेंजोनाइट में जैसे एग्जांपल देखो दिया होगा आपके बुक में, कितने कार्बन का रिंग होगा, ले काउंट करो। 1, ये 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7। इधर समझो कहीं पे भी एक डबल बॉन्ड बना देंगे, 7 का रिंग हो गया। इसको नाम देखो दिया होगा आपके बुक में ट्रोपोन करके, मिला आपको ट्रोपोन। नेक्स्ट पेज पे जाओ, मिला ट्रोपोन। ये नॉन बेंजोनाइट होता है, 7 का रिंग है, 6। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बना दो बेटे, डबल सिंगल डबल, यहाँ पे रिंग। तो देखो अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड होता है तो एरोमेटिक, एक ही बार डबल बॉन्ड हो या ओनली सिंगल बॉन्ड हो तो हम क्या बोलते हैं, एलिसाइड। अब आपको एग्जाम में कैसे पूछ सकता है कि व्हाट इज एरोमेटिक कंपाउंड, गिव एन एग्जांपल। एरोमेटिक में दो आ जाएंगे, पूछा व्हाट इज द बेंजोनाइट, ओनली बेंजोनाइट एग्जांपल। व्हाट इज द नॉन बेंजोनाइट, ओनली नॉन बेंजोनाइट एग्जांपल। अब कोई पूछे कि बेंजीन इज एग्जांपल ऑफ ओपन चेन या क्लोज चेन, बोलो क्लोज चेन। बेंजीन इज अ होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक, तुरंत देखो ये कार्बन है तो होमोसाइक्लिक। बेंजीन इज एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक, समझो आपको। अब बोलो ट्रोपोन, ट्रोपोन इज होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक। रिंग एटम है हेटेरो बट वो रिंग के बाहर है, ठीक, होमोसाइक्लिक है। अब होमोसाइक्लिक है, एलिसाइक्लिक या एरोमेटिक, एरोमेटिक है। एरोमेटिक है तो बेंजीन है एक नॉन बेंजीन, आया समझ में, क्लियर है कंसेप्ट। अब दूसरा है हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड में दो आएगा, एक एलिसाइक्लिक जिसका बुक में नाम दिया हुआ है नॉन एरोमेटिक, और इसका दिया होगा एरोमेटिक। तो दे आर फर्दर क्लासिफाइड इन टू टाइप्स। एक होगा आपका हेटेरो नॉन एरोमेटिक, नॉन के पहले एरो लिख लेते हैं, हेटेरोमेटिक, और दूसरा हेटेरो नॉन एरोमेटिक। क्लियर है बेटा। अब हम आते हैं हेटेरो एरोमेटिक। एक तो पहले क्लोज चेन होगा, रिंग में क्या होगा, एटलीस्ट वन हेटेरो एटम होगा, और एरोमेटिक बोलते हैं द रिंग कंटेन एटलीस्ट अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड। अब जैसे इसमें देखो एग्जांपल लिया हूं, 5 का रिंग दिख रहा है आपको, 5 का रिंग है जिसमें एक क्या है, कार्बन है, और एक दूसरा देखो हेटेरो एटम आ गया ना, ऑक्सीजन। अगर यहीं पे अगर आपने डबल बॉन्ड बना दिया तो ये जो एग्जांपल हो गया इसका नाम क्या हो गया, फ्यूरन। सेम एग्जांपल लिया इधर, डबल बॉन्ड बस नहीं बनाया, तो ये जो एग्जांपल हो गया किसका, हेटेरो नॉन एरोमेटिक। एरोमेटिक में अल्टरनेट डबल सिंगल रहेगा। तो ये जो नाम दिया होगा आपकी बुक में इसका टेट्रा हाइड्रोफ्यूरन, समझा आपको। इसमें और एग्जांपल होंगे, सेकंड सेम होगा, रिंग ओनली ऑक्सीजन की जगह पे सल्फर होगा, इसका नाम देखो दिया होगा थायोपीन, क्या दिया होगा, थायोपीन। दूसरा एग्जांपल होगा 6 रिंग का होगा, 6 कार्बन का, 6
5 कार्बन होंगे और 1 नाइट्रोजन होगा, तो नाम देखो पेरिडीन दिया होगा। सेम होगा उधर पर NH लिखा होगा, पिप्राडीन होगा। ठीक है, तो दीज आर द वर्ड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। एक बार मैं वापस रिवाइज कर दे रहा हूँ। ऑर्गेनिक कंपाउंड आप देखते जाओगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड दे विल बी क्लासिफाइड इनटू टाइप, फर्स्ट ओपन चेन और दूसरा क्लोज चेन। क्लोज चेन को यहाँ पे डिटेल में क्लासिफाइड किया गया। तो क्लोज चेन कंपाउंड जो होता है बेटा, दे आर आल्सो कॉल्ड एज द रिंग कंपाउंड या साइक्लिक कंपाउंड। Here definition क्या होगा? The organic compound in which carbon atoms are linked together and form the ring, that is called as the ring compound or cyclic. This cyclic compound are further classified in two types. First, homocyclic या कार्बोसाइक्लिक, दूसरा साइक्लोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक का मतलब होता है the organic closed chain compound in which ring contain only carbon, known as a homocyclic या कार्बो। उसके नाम पे बेस पे उसका नाम पड़ा कार्बो, ये कार्बन ही होता है, होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक। दूसरा क्या हो गया बेटा उसके, अब जो होमो हेटेरो क्या है, रिंग कंटेन नॉट ओनली हेटेरो, एटलीस्ट वन या टू, they contain hetero element along with carbon, that is called as the heterocyclic compound। अब वापस दोनों को क्लासिफाई किया गया। इसको क्या है बेटा, दो टाइप में हो गया। कौन सा? एक एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक में क्या रहेगा, सिंगल बॉन्ड रहेगा या तो वन टाइम केवल रिंग रहेगा बट, जैसे एग्जांपल साइक्लोअल्केन, साइक्लोअल्कीन, साइक्लोअल्काइन। अब जितने कार्बन का है उसको ऐसे नाम बोलो। 6 का रिंग है तो साइक्लोहेक्सेन, 5 का रिंग
लाइन किसको समझेगा? ये कितना एडजस्ट करना पड़ता है? Weapon is fine. Let me know. कौन सी आप प्रॉब्लम है ना?
Done? रब कर दिया ना? टॉपिक रिवाइज करके आना नेक्स्ट टाइम अच्छे से। तो सेकंड क्लासिफिकेशन क्या बोला? सेकंड किसके बेस पे क्लासिफाई किया गया? यस, तो विच इज सेकंड on basis of functional group, functional group के बेस पे क्या फंक्शनल कभी फुल लेवल नाम हो कितना होगा कुछ क्या फंक्शनल ग्रुप में क्या अल्कोहल का भी फंक्शनल अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप होगा। अभी मैंने आपको बोला कि क्लासिफाई करने के पहले कि दे आर जो स्ट्रक्चर होते हैं दे आर इन टू टाइप्स। एक तो कार्बन का स्केलेटन होता है और दूसरा वाला पार्ट क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप कुछ भी हो, इधर कार्बन के चेन होते हैं बहुत सारे, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, रिंग भी हो सकता है, जो आपने क्लासिफिकेशन अभी किया स्ट्रक्चर वाला। अब दूसरा पार्ट बचता है फंक्शनल। अब फंक्शनल ग्रुप का क्या रोल है ऑर्गेनिक कंपाउंड में? कोई डिफाइन कर सकता है इसको? कुछ बोल सकता है फंक्शनल ग्रुप के बारे में? फंक्शनल ग्रुप डेमो लेक्चर कोई बैठा तो मैं फंक्शनल ग्रुप कितना होगा तो एनीवन? ये सब में 3 एग्जांपल देखो मैं दिया हूं, ठीक है आपको 3 एग्जांपल। अभी हम एग्जांपल आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि नंबरिंग किया सब में 3 है और सब में CSC लिखा। मुझे इसमें से आप बताओ कौन सा अल्कोहल? फंक्शनल ग्रुप कोई नहीं बता सकता, मैं भी नहीं बोल सकता इसमें अल्कोहल कौन सा है। ऐसे ही आपका अभी जैसे आप लोग बैठे हो लेक्चर
अपने बाजू में फ्रेंड का नाम जानते हैं? अरे जो आज फर्स्ट डे हमको नहीं यार। अच्छा ठीक है, मेरा नाम तो जानेंगे, क्या नाम है? आज पहचान ले रहे हो कुछ थोड़ा दिमाग में इमेजिन बना लिया, मोटा पतला जो भी है, काला गोरा जो भी है, हाइट है, आता है टेस्ट का। दूसरे दिन मैं क्लास में एंट्री मारता हूँ और ओनली स्केलेटन मिला। स्केलेटन मतलब हड्डी, मुंडा भी दिख रहा है ऐसा, आया। तो आप पहचान पाओगे अगर बाहर से नहीं बोला गया कि ये रजिस्टर स्केलेटन है, नहीं पहचान पाओगे, पक्का नहीं पहचान पाओगे। क्यों नहीं पहचान पा रहे हो? क्योंकि मैंने तो ओनली स्केलेटन ही दिया। जैसे ऑर्गेनिक में दो पार्ट होता है, तो मैंने पूछा इसमें अल्कोहल कौन सा, आप नहीं बता पाए, क्योंकि अल्कोहल पहचानने का तरीका भाई स्ट्रक्चर में OH लिखना चाहिए। आप समझो अपनी भी बात फ्रेंड को आप जानते हो अच्छे से, हाँ बढ़िया से जानते हो। तो ये जो दो फ्रेंड है आपस में, जो आज के पहले भी दूसरे को जानते हैं, हाँ अब इसको तो दूर से भी पीछे से भी देखेंगे तो पहचान लेगा। इसके बारे में अगर तुझे कुछ बोलना होगा तो बता सकता है, एक दो प्रॉपर्टी जिसका सर ये कोई भी है जो तुझे फील होता है उसके बारे में। सर मैं इसको पहचान लूंगा, दूसरे चश्मे के बिना मेरे को नहीं पहचान पाएगा दूसरे की ये बात। मतलब आपने हाँ आप भी इसको पहचान पाओगे, कोई भी है जिसे आप दोनों क्या नाम है उसका, तो बताओ। अब अगर आप अगर अगर जो भी बैठे हैं सबको आप धीरे धीरे मानिए। अच्छा इतना तो है कि नेक्स्ट लेक्चर में इसके क्राउड आएगा, नाम भले नहीं जानते हो, इतना तो पहचान लेंगे यार, लास्ट लेक्चर में बैठा था, ठीक। बट अब एज्यूम करो कि सब लोग बैठे हैं, सबका स्केलेटन बैठा हुआ इधर स्केलेटन पढ़ा भी रहे, मालूम कर पाओगे कौन सा आपका फ्रेंड है? नहीं कर पाओगे। बट जैसे ही होगा आप उसके, आप जो आपका फ्रेंड है आपको उसको दूर से नजदीक से इमेजिन कर सकते हो, और उसके बारे में आप उसकी प्रॉपर्टीज भी बता सकते हो अगर उसके साथ बातचीत की हो, उसको देखे हो। क्लियर? नहीं एटलीस्ट देखे हो, नहीं उससे उसको समझे हो, तो एटलीस्ट गोरा काला पतला मोटा टेढ़ा सीधा ये तो बोल ही लोगे। ऐसे ही यहाँ पे भी है। आप क्यों नहीं बोल पा रहे हो स्केलेटन पार्ट है तो? क्योंकि उसके ऊपर का जो फंक्शनल ग्रुप वो तो है ही नहीं। फंक्शनल ग्रुप मतलब स्किन जो आपका है ना, मोटा चमड़ा पतला चमड़ा कुछ जो भी है वो तो देख ही नहीं रहा है किसी का, स्किन है ही नहीं, कुछ पता ही नहीं चल रहा है, यू कांट आइडेंटिफाई। तो अपने भी ऑर्गेनिक अपना भी जो पार्ट है दो पार्ट में है। एक कार्बन स्केलेटन, उसके ऊपर का जो स्केल है दैट इज फंक्शनल। ऐसे ही ऑर्गेनिक कंपाउंड में अब जैसे ही मैं यहाँ पे लिख दिया OH NH2 और हेलोजन, अब अगर पूछो इसमें अल्कोहल कौन सा है, तुरंत बता दिया आप, देख है ना। और पूछो इसका प्रॉपर्टी, तो अगर आपने अल्कोहल चैप्टर पढ़ा है अब इसका प्रॉपर्टी भी बता दोगे, यह वाटर में सॉल्युबल होता है या किसके साथ रिएक्शन करता है। अल्कोहल तो वाटर में सॉल्युबल होता है, ऑलरेडी ठंडे बैठते होंगे क्या जमाना कहाँ से कहाँ गया आप लोग फिर हो तो अरे नहीं अपने को मालूम है कि नहीं पढ़ सकते, उनको भी मालूम है कि अल्कोहल वाटर में सॉल्युबल होता है। नॉलेज वाला चीज मालूम होना चाहिए कि फाइल अपना अपना तो टॉपिक है, टेंशन मत लो। तो आपने बता दिया कि ये सॉल्युबल है वाटर में, क्यों बता पाया कि क्या समझ गए अल्कोहल वही अल्काइल हैलाइड है कि वाटर में सॉल्युबल नहीं है, ये प्रॉपर्टी है इसका। तो फंक्शनल ग्रुप का जो डेफिनेशन होता है वो एटम भी हो सकता है, एटम का ग्रुप भी हो सकता है। तो एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम present in molecule which gives which determine characteristics properties of organic compound known as functional group। किसी भी मॉलिक्यूल का
वो वाला पार्ट कौन जो प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करता हो उसको हम क्या बोलते हैं फंक्शनल। आगे समझिए डेफिनेशन क्लियर। क्लासिफिकेशन इसके बेस पे तो कम से कम 23 टाइप आपके बुक में देखो दिया होगा, राइट साइड में टेबल दिया होगा। कितने नंबर दिए टोटल 23 टाइप का दिया। बहुत होते हैं जितना है उतना पढ़ने लेवल को समझा को। तो चलिए राइट वाले डेफिनेशन फंक्शनल ग्रुप का डेफिनेशन इसके बेस पे हम क्लासिफाई करने जा रहे हैं। मतलब उसका डेफिनेशन आ जाए तो आगे सबको डेफिनेशन ध्यान देगा। एन एटम देखो डेफिनेशन एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम। ग्रुप ऑफ एटम के लिए देखो OH में 2 एटम NH2 में 3 एटम है। तो एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम प्रेजेंट in organic molecules which determine characteristics properties which determine characteristics properties of organic compound known as functional group एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लिख लो तो टेबल में करते जा रहे हैं हम लोग known as functional group। एग्जाम्पल हाइड्रोक्सिल ग्रुप हाइड्रोक्सिल HYDRO हाइड्रोक्सिल ग्रुप ब्रैकेट में लिखना डैश OH is functional group of अल्कोहल। अल्कोहल कोई फंक्शनल ग्रुप का नाम नहीं है, अल्कोहल फैमिली है, एक क्लास है, उसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा प्रेजेंट होता है OH। तो OH का नाम क्या है अल्कोहल, OH मतलब हाइड्रोक्सिल। दूसरा जैसे NH2 डाला अमाइंस में जाओ तो कौन सा ग्रुप होता है अमीनो ग्रुप प्रेजेंट या हैलाइड ग्रुप प्रेजेंट। तो दीज आर द फंक्शनल। अब बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि क्लासिफिकेशन करने जा रहे हैं इसके बेस पे सब वैल्यू फंक्शनल ग्रुप वाले ही हैं। तो नेक्स्ट क्लास अब इसके लिए कुछ देखिए आप बोलोगे क्लासिफिकेशन जा रहे हैं कंजान जैसे सब फंक्शनल ग्रुप फिर पूछना बताइए पहले फंक्शनल ग्रुप का वो आएगा इंटरव्यू में देखो डेफिनेशन ढूंढो कैंडिडेट है फंक्शनल ग्रुप जिसके बाद ढूंढना पड़ेगा कितना इधर से मिलना चाहिए। तो चलो फंक्शनल ग्रुप के बेस पर क्लासिफाई कर दिया है। तो नेक्स्ट कैसे लिखना ऑन बेसिस ऑफ फंक्शनल ऑर्गेनिक कंपाउंड on basis of functional group organic compound can be classified in following types अब आपको 2 पेज का कम से कम कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा, टेबल में जगह चाहिए। फॉलोइंग टाइप अब देखो अब एक बार हाइड्रोजन एक या 2 कर ले। प्लीज जो आज लेक्चर अटेंड किए हैं वो नेक्स्ट जरूर अटेंड करना क्योंकि ये लिंक टूट गया अगर आपका फंक्शनल ग्रुप का फिर आगे बहुत ही डिफिकल्ट होगा ऑर्गेनिक के लिए। ठीक है तो फर्स्ट कॉलम जो रहेगा बेटा सीरियल नंबर, इसके बाद क्लास
ऑफ ऑर्गेनिक, ORG मतलब क्या, ऑर्गेनिक, COMP मतलब कंपाउंड। अच्छा, ऑर्गेनिक क्लास लिखते हैं या तो हम लिखते हैं फैमिली, जैसे अल्कोहल क्या है, फैमिली, अल्केन क्या है, फैमिली, एक क्लास है। इसके बाद आपके बुक में नेक्स्ट कॉलम देखो, डायरेक्ट फंक्शनल ग्रुप दिया होगा, है ना, बट मैं एक एक्स्ट्रा कॉलम बढ़ा रहा हूँ, जनरल रिप्रेजेंटेशन, मतलब अल्कोहल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना, ROH, ये एक्स्ट्रा कॉलम है। ये टेबल आपको बहुत हेल्प करेगा 11 12 दोनों जगह। फिर इसके बाद फंक्शनल ग्रुप का नंबर है, उसमें दोनों एक साथ लिखेंगे, नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, ठीक। इसके बाद एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में दो, एक तो स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे और दूसरा IUPAC नेम का जो रूल रहेगा, बट मैं किसी एग्जाम्पल का कॉमन नेम का नहीं लिखा है, तो इस टेबल में मैं एटलीस्ट सारे फैमिली के दो एग्जाम्पल के कॉमन नेम बताऊंगा। टेक्स्ट में जो नाम दिया है ना, वो तो दिया हुआ लास्ट में, एग्जाम्पल और नेम दोनों दिया हुआ, स्ट्रक्चर और नेम दोनों, जो नाम है उसका कॉमन नेम है, कौन सा नेम है, कॉमन, इसलिए आपको सेपरेट लिख भी दिया कॉमन, ठीक। आप लोग डेमो लेक्चर में नॉर्मल लेक्चर पढ़े हो क्या, मेरे से थोड़ा बहुत, कितने लोग पढ़े हैं, एक ही, दो, तो मैं उसमें एक और कॉलम बढ़ाने वाला था प्रीफिक्स सफिक्स का, तो नहीं दे रहा हूँ आपको, बाद में सेपरेट। तो मॉर्निंग वाले बैच में क्या पूरा IUPAC लोग सीख सकते हैं, तो मैंने उसमें दो कॉलम और बढ़ा दिया, एक प्रीफिक्स का और सफिक्स का, तो जरूरत नहीं है अभी आपको, जब नॉर्मल लेक्चर सिखाऊंगा तो मैं पढ़ाऊंगा, क्योंकि अभी बताऊंगा तो आप कंफ्यूज हो गए, ठीक। तो नंबर्स ये सब हो गया। अब हम इसमें कितने टाइप करने वाले हैं, 23, तो आपको समझ में आ रहा है कि ये नेक्स्ट जब आओगे तो पूरा 2 घंटा वही चलने वाला है, तो थोड़ा जब आओगे तो आप भी रिवाइज करके आओ। कितना टाइम बचा है, अभी 5 मिनट बचा है ना, तो एक एग्जांपल एटलीस्ट कर लेते हैं, आपका टेबल भी बन जाएगा। फर्स्ट मैं ले रहा हूँ जो आपके टेक्स्ट बुक में सबसे लास्ट है, जो आप पढ़े हो पहले उसको तो कर लें, है ना, अल्केन, अल्केन फैमिली में गया, जनरल रिप्रेजेंटेशन, अल्केन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, RH, कैसे, R होता है बेटा अल्काइल, अल्काइल में एक हाइड्रोजन डालोगे तो क्या बनेगा, अल्केन, RH या RR, where R is, अब आपको अल्काइल के पता होता क्या है, अल्केन में से अगर एक H निकाल दिया तो जो मिलता है प्रोडक्ट उसको बोलते हैं अल्काइल। जैसे मीथेन में से एक H निकाला तो क्या बचा, CH3, का नाम होता है मिथाइल, एन की जगह पे YL, क्या, इथेन लिया तो इथाइल, इसके लिए अल्केन लिया तो अल्काइल, सिंपल सा मीनिंग है, अल्केन से एक H निकाला तो अल्काइल, और अल्काइल में एक हाइड्रोजन डाला तो अल्केन, इसके लिए मतलब इसको RH, समझा। यहाँ पे नो फंक्शनल ग्रुप, आपको मालूम है अल्कीन में क्या होता है, कार्बन कार्बन का चेन होता है, तो देयर इज नो फंक्शनल ग्रुप, याद रखो, कोई पूछे अल्कीन का फंक्शनल ग्रुप डायरेक्ट बोलने मत जाओ, नो फंक्शनल। एग्जांपल, कितने एग्जांपल लेना चाहोगे एक एक फैमिली का, दो, हाँ डिसाइड कर लो कितनी पड़ेगा टेबल, 3 चाहिए तो 3 भी कर सकते हो, 5 चाहिए तो 5 भी कर सकते हो, तो दो एटलीस्ट आना चाहिए। फर्स्ट वाले का नाम क्या है, आपको मालूम है, मीथेन,
दूसरा वाला डन, ये आपका एक कंप्लीट हो गया। डन, अल्कीन भी पढ़े हो। अल्कीन, अल्कीन क्या होता है बेटा? सी डबल बॉन्ड होता है, इसमें दोनों साइड में आर कर दो, या आर सी एच, इधर भी आर। इसमें क्या होता है बेटा? फंक्शनल ग्रुप होता है ना डबल बॉन्ड। कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, बोलोगे। अब इसमें एग्जांपल देखो, अगर हमने आर दोनों H ले लिया तो CH2 हो जाएगा। आपने इसका नाम क्या जानते हो बताओ? CH2 डबल बॉन्ड, CH2 क्या नाम होता है? अल्कीन, अल्कीन, अल्काइन सुने तो डबल बॉन्ड है तो अल्कीन है। तो कितने कार्बन है? दो कार्बन को क्या बोलते हैं? इथीन। सुने हो कि नहीं? इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, सुनो। अरे वन कार्बन को मेथ, टू कार्बन, थ्री कार्बन, तो चार कार्बन, पांच कार्बन, छह कार्बन, 7 कार्बन, 8 कार्बन, 10 कार्बन। देख सिंगल बॉन्ड है तो सब में एयर बनाते जाए। नाम क्या हो गया देखो, बोलो इसका। मीथेन, ईथेन, बोलो। मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। अल्कीन में जाओ, डबल बॉन्ड है तो ये बोलोगे। अब मीथेन नहीं, क्योंकि दो कार्बन होता है मिनिमम डबल बॉन्ड के लिए। इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, नोनीन। ऐसे अल्काइन में जाओ, इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, हेक्साइन, 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 नोनाइन, डेटाइन, बट ये सब आईयूपीएसी नेम है। कॉमन नेम में हम लिखते हैं इसको अल्कलीन। क्या लिखते हैं? देखो इसका नाम आपकी बुक में दिया होगा, इथिलीन दिया होगा। क्या दिया होगा? इथिलीन। अगर 3 कार्बन है इसका नाम दिया होगा आपको प्रोपिलीन। समझा? चलो 2 का कंप्लीट कर लो आपको। चलो हो गया बेटा, ले आ रहा है तो फोटो ले लो, बाद में लिख लो। चलिए बाय बाय। समझा सबको?